हम लोग आज इस सेशन में तीन चार टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट चीज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है? इस स्ट्रक्चर के अंदर ना हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस के बेसिस पे बांट देते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक एमडी है, ठीक है। मैं बुक में से आपको दिखा देता हूँ, जल्दी हो जाएगा काम। ये जैसे एक फंक्शनल स्ट्रक्चर आप लोग देखो, तो इसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, और आप देख सकते हो मैनेजिंग डायरेक्टर के बिल्कुल नीचे चार फंक्शनल हेड्स बनाए गए हैं, चार फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। एक ह्यूमन रिसोर्स बनाया गया है, उसके बाद एक मार्केटिंग बनाया गया है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला बनाया गया है, और फिर एक परचेजिंग वाला बनाया गया है। इस तरह से आप देखोगे कि चार इसमें क्या है, फंक्शंस हैं। तो एचआर वालों का काम क्या है? लोगों को एम्प्लॉय करना, नए लोगों को जॉब्स देना। मार्केटिंग वालों का काम क्या है? मार्केटिंग करना, बेचना सामान को कैसे भी करके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों का काम क्या है? डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करना, ठीक है, रिसर्च करना, अपने प्रोडक्ट को बेहतर करना। परचेजिंग वालों का काम क्या है? परचेजिंग करना, रॉ मटेरियल्स को परचेज करना। तो इस तरह से ये चार फंक्शन है बेटा, और चारों अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो इसमें दो प्रोडक्ट हैं खाली, एक गारमेंट्स और एक फुटवियर। तो अब ह्यूमन रिसोर्स वाले जब स्टाफिंग करेंगे ना, तो गारमेंट्स के लिए भी करेंगे और फुटवियर के लिए भी करेंगे। इसी तरह से मार्केटिंग वाले सेल्स करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो लोग गारमेंट्स के लिए भी करेंगे, फुटवियर के लिए भी करेंगे। इस तरह से R&D वाले जब रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे, वो गारमेंट्स के लिए भी करेंगे, फुटवियर के लिए भी करेंगे। परचेजिंग वाले जब रॉ मटेरियल परचेज करेंगे कोई भी चीज की, तो वो गारमेंट्स के लिए भी रॉ मटेरियल परचेज करेंगे और फुटवियर के लिए भी परचेज करेंगे। तो इस तरह से ये फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। अब हमको क्या करना है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आइए पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट एडवांटेज है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन मतलब देखो बेटा, जब एक व्यक्ति बार बार एक ही काम करेगा, तो अब हमको इसको समझाना है। बस ये याद रखना कि हमको इसको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है? कि ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? फंक्शन, जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर में चार फंक्शंस हमने अभी किए ना अभी, तो वो सारे ऑक्यूपेशंस हैं। एचआर वाला एक ऑक्यूपेशन है, तो वो अपनी चीज, अपने फंक्शन को बार बार करेगा। इससे क्या होगा? मैन पावर का यूटिलाइजेशन होगा अच्छे से। और क्या होगा? जब एम्प्लॉय बार बार एक ही टास्क को बार बार करेगा, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? इट प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, क्योंकि एक ही जैसा काम है। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कि ह्यूमन रिसोर्स की, तो ह्यूमन रिसोर्स वालों के एक ही जैसा काम है। सारे डिपार्टमेंट का काम यही है ना, कि लोगों को, अच्छे लोगों को एम्प्लॉय करना, इंटरव्यूज देना, उनके लिए सैलरीज प्लान करना, ये सारा काम होता है, ठीक है ना। तो ये सारा एक जैसा काम है, क्योंकि एक जैसा काम है तो कोऑर्डिनेशन भी इजी हो जाती है और कंट्रोल भी इजी हो जाता है। अगला क्या है? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वर्ड जहां पढ़ लो, सोच लो कि प्रॉफिट को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर भी वही बात है कि वो कह रहे हैं कि अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को अपनाते हैं, तो हमारी मैनेजरियल और ऑपरेशनल दोनों एफिशिएंसीज बढ़ जाती हैं और हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं। फिर है डुप्लीकेशन कम होगी काम की। जो काम एक बार होना है वो एक ही बार होगा, बार 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 नहीं होगा। तो इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है काम इजी हो जाएगा। उसके बाद आप ट्रेनिंग एम्प्लॉयज की इजीली कर सकते हो, क्योंकि लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स है। आपको खाली एचआर का काम ही सिखाना है, आपको खाली परचेजिंग ही सिखानी है, आपको खाली R&D का काम ही सिखाना है। तो इससे क्या होगा? इजी हो जाएगा उनको ट्रेन करना। उसके बाद इट इट एंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। सब पे फोकस, सारे फंक्शंस पे फोकस किया जा सकता है। लेकिन जब किसी चीज की कुछ अच्छाइयां होती हैं तो बुराइयां साथ आती हैं, तो कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सारी इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव के ऊपर कम ध्यान देते हैं लोग, और अपने फंक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमारे फंक्शन का ऑब्जेक्टिव बस अचीव होता रहे, बाकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो या ना हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद क्या है कि कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। अलग अलग तरह के फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। जैसे सेल्स वाला प्रोडक्शन से प्रॉपर कोऑर्डिनेट ना अगर कर पाएगा,
तो फिर कैसे काम चलेगा, वो बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। फिर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दो डिपार्टमेंट्स के अंदर जो आपस में कंपैटिबल नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि किसी जगह ये हो सकता है कि आप किसी फंक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, दूसरे फंक्शन को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो। फिर है इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विद द सेम स्किल्स नॉलेज बेस डेवलप इन नैरो पर्सपेक्टिव and thus have difficulty in appreciating each other's point of view। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया तो क्या होगा, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू का रिस्पेक्ट करना भूल जाएंगे डिपार्टमेंट्स। सूटेबिलिटी कहाँ होती है इस तरह के, यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर किन ऑर्गेनाइजेशंस को अपनाना चाहिए, तो इसमें तीन चीजें आती हैं और यहां से केस आता है। तीन चीजें, फर्स्ट क्या है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप फंक्शनल स्ट्रक्चर के लिए ही जाइए। दूसरा, अगर डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज है, डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है तरह तरह की एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज प्रोडक्ट्स नहीं, एक्टिविटीज ध्यान रखना, तरह तरह की एक्टिविटीज है, तरह तरह की ऑपरेशंस है, तो आप अलग अलग फंक्शंस बना दीजिए। और जहां पर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, जहां पर आपको चाहिए कि बहुत स्पेशलाइज्ड काम होना चाहिए, एक्सक्लूसिव काम होना चाहिए, एचआर वाले का एक्सक्लूसिव काम होना चाहिए, वहां पर आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर के लिए जाना चाहिए। अब बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर आप जब बनाते हैं ना, तो आप प्रोडक्ट के बेसिस पे बनाते हो। आप डिपार्टमेंट्स को प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड करते हो कि ये हमारा कॉस्मेटिक्स का डिपार्टमेंट है। आप ये नहीं कहते ये हमारा एचआर डिपार्टमेंट है, आप क्या कहते हो, ये हमारा कॉस्मेटिक्स का डिपार्टमेंट है, ये हमारा गारमेंट्स का डिपार्टमेंट है, गारमेंट एक प्रोडक्ट है, ये हमारा फुटवियर का डिपार्टमेंट है, ये हमारा स्किन केयर का डिपार्टमेंट है। तो इस केस में क्या होता है, हम प्रोडक्ट के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को बांटते हैं। ओके, अब आगे आ जाओ। अब आगे बात ये है कि फिर ये चलता कैसे है। अब जैसे हम कॉस्मेट, अब यहाँ पर गारमेंट्स का एग्जांपल दे, इसी को मैं ले लेता हूँ। अब गारमेंट्स के डिपार्टमेंट में क्या होगा, इसके नीचे एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रखेंगे वो लोग, एक मार्केटिंग मैनेजर रखेंगे, एक R&D मैनेजर रखेंगे और एक परचेजिंग मैनेजर रखेंगे। ये सारे डिपार्टमेंट्स गारमेंट के अलग होंगे, कॉस्मेटिक्स वालों के अलग होंगे, कॉस्मेटिक वालों का HR अलग होगा, मार्केटिंग अलग होगा, R&D अलग होगा, परचेजिंग अलग से होगा, फुटवियर वालों का ह्यूमन रिसोर्स अलग होगा। ये तो करना ही पड़ेगा। अब आप सोचो ना, सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 10 प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट, अब 10 प्रोडक्ट है और आपने उसमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन लगा दी, फंक्शनल स्ट्रक्चर लगा दिया। अब सपोज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, अब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को बोलते हो मैनेजर साहब आपको लोग रखने हैं, वो कहते हैं जी कितने लोग रखने हैं, वो कहते हैं हमारे 16 प्रोडक्ट है, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमारे 16 प्रोडक्ट है, 16 प्रोडक्ट्स के लिए आप लोगों को एम्प्लॉय करो। वो तो पागल हो जाएगा बिल्कुल ही, वो कहेगा जी ये तो मेरे काम बस का ही नहीं रहा, मैं इतने लोगों को कैसे एम्प्लॉय कर सकता हूँ। तो जब बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं तो फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर काम नहीं करता। तब कौन सा स्ट्रक्चर काम करता है, डिविजनल स्ट्रक्चर काम करता है। तब आपको डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आइए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर फटाफट नजर फेरते हैं ताकि आपको लर्निंग में और इजी हो जाए। इसमें प्रोडक्ट, उसमें ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन था, इसमें प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन है कि प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड लोग आ जाएंगे आपके यहाँ, ठीक है ना। सो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल्स इन डिविजनल हेड। देखो ना, एक डिविजनल हेड है, एक एक डिविजनल हेड है, गारमेंट्स का डिविजनल हेड है, गारमेंट्स का डिविजनल हेड, ठीक है ना। इसके अंडर कौन सारे फंक्शंस आ जाएंगे तरह तरह के, HR वाला भी इसके अंडर आ जाएगा एक। अब यहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ है उसके नीचे एक HR वाला भी आ जाएगा, ठीक है ना। उसके नीचे और कौन आ जाएगा, और कौन कौन लोग आ जाएंगे, परचेजिंग वाला आ जाएगा, सेल्स वाला आ जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला आ जाएगा। अब ये जो डिविजनल हेड है, ये साहब जो हैं, इनके नीचे बहुत तरह के फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। अब ये सारे फंक्शंस में ये बंदा एक्सपर्ट हो जाएगा, और जब ये एक्सपर्ट होगा तो क्या होगा, ये कल को आप इसको हायर पोजीशन भी दे सकते हो, ये हायर पोजीशन के लिए भी रेडी हो जाएगा क्योंकि इसको तरह तरह का काम करना आ गया। ओके,
प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन एंड प्रिपेयर्स हिम फॉर हायर पोजीशन। अगला है डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल, हाँ, फॉर प्रॉफिट्स। अब अगर आपके प्रॉफिट्स कम आए, आपने P&L अकाउंट बनाया, उसमें प्रॉफिट्स कम आए, तो आपको ये प्रॉफिट्स कम क्यों आए? तो देखो भी कौन सा प्रोडक्ट है जो अच्छे से आपका बिक नहीं रहा, अच्छे से काम नहीं कर रहा, आपको हर एक प्रोडक्ट का अलग से प्रॉफिट पता होगा। सो डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट्स एज रेवेन्यूज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड एंड असाइंड टू देम। तो इससे प्रॉपर मेजरमेंट हो जाती है परफॉर्मेंस की। समझ के याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज ईच डिवीजन फंक्शंस एट, हाँ, इससे क्या, देखो ऑटोनोमस यूनिट है, अलग ऑटोनोमस यानी फ्री, वो फ्री यूनिट है। गवर्नमेंट्स वाले फ्री हैं बिल्कुल, कॉस्मेटिक्स वाले बिल्कुल फ्री हैं, वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो उनको कुछ अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ नया करना है तो वो आराम से कर सकते हैं, इससे डिसीजन मेकिंग भी फास्टर हो जाएगी। फिर अगर आपको एक्सपेंशन और ग्रोथ करनी है तो एक और डिवीजन जोड़ लो यहाँ पर, जैसे मैंने देखो यहाँ पे जोड़ा हुआ है। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स भी था, गारमेंट्स था, फुटवेयर था, स्किन केयर था। आपको एक और प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आप एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर लो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेडिसिन के डिपार्टमेंट पे जाना चाहते हो, मेडिसिन भी लॉन्च करना चाहते हो, आप यहाँ पे मेडी डिपार्टमेंट खोल लो, ठीक है। तो ये भी इजी हो जाएगा, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, एलोकेशन ऑफ फंड्स को रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट समझाना है। किस चीज का कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा, तो फाइट नहीं लिखना, कॉन्फ्लिक्ट ही लिखना है आपने। तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किस चीज को लेके? एलोकेशन ऑफ फंड्स। एक डिपार्टमेंट कह सकता है जी उनको ज्यादा फंड्स एलोकेट किया, हमको कम फंड्स एलोकेट किए। दूसरा, डुप्लीकेशन होती है एक्टिविटीज की। देखो ना, HR मैनेजर, हर एक डिपार्टमेंट का अपना HR मैनेजर है, तो एक ही एक्टिविटी तो बहुत सारे लोग उसको कर रहे हैं, एक ही एक्टिविटी को, तो डुप्लीकेशन होता है। फिर it provides managers with the authority to supervise all activities related to particular division in course of time such manager। अब देखो आप क्या हो जाएगा, इतना पावर उस मैनेजर के पास हो जाएगा कि वो कहेगा जी ऑर्गेनाइजेशन को मैं ही चला लेता हूँ, आप घर पे बैठो, मालिकों को कहेगा। तो ये एक खतरा भी होता है यहाँ पर। कौन सी, कहां पर सूटेबिलिटी है इस डिविजनल स्ट्रक्चर की? जहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हो, मैंने आपको पहले ही बताया, जहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हो वहां पर सूटेबिलिटी है। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड नीड्स मोर एम्प्लॉइज, जब आपको और एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ग्रो होती है, उससे बहुत सारे एम्प्लॉइज चाहिए, उस केस के अंदर तो उससे और डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो फिर डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ जाए। ये अलग तरह के एक बाइफर्केशन है। अब नेक्स्ट जो बाइफर्केशन है वो बिल्कुल अलग है। वो क्या बाइफर्केशन है? वो है बेसिस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मैं दोनों इकट्ठे समझा के फिर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ बढ़ता हूं। पहले हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आपका स्कूल है, हम उसी की बात कर लेते हैं। हमारे स्कूल के ऊपर सबसे पहले एक वो बंदा आएगा जिसका स्कूल है, यानी कि चेयरमैन। चेयरमैन के नीचे क्या आएगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के नीचे कौन आएगा? वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल के नीचे कौन आएगा? कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर के नीचे कौन आएगा? डिपार्टमेंटल हेड्स, जैसे कि मेडिकल डिपार्टमेंट, नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट, ह्यूमैनिटीज का डिपार्टमेंट, और फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉमर्स का डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर मेडिकल डिपार्टमेंट में 3 टीचर्स, नॉन मेड में 3 टीचर्स, ह्यूमैनिटीज में 3 टीचर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट में 5 टीचर्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, इसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब इसमें देखो, प्रिंसिपल चेयरमैन से क्या बात कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये तय है पहले से। आपस में ये क्या बिहेवियर करेंगे ये तय होता है। जब ये टीचर चाहे चेयरमैन को मिलने नहीं जा सकता, चलो उसके घर चलते हैं उसको मिलने के लिए, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अलाउड नहीं है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर उसको उसको बात करनी है तो क्या होगा?
वैसे आपके स्कूल्स का नहीं मुझे पता, पर जो अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर ना पहले ये लेटर लिखेगा, लेटर लिखेगा, ये लेटर देगा अपने एचओडी को, एचओडी वो लेटर देगा कोऑर्डिनेटर को, कोऑर्डिनेटर वो लेटर देगा वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल वो लेटर देगा प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल वो लेटर देगा चेयरमैन को, फिर चेयरमैन उसका जवाब देगा प्रिंसिपल को, फिर ऐसे करते 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 इस तक जवाब पहुंचेगा। इसको बोलते हैं फॉर्मल लाइंस। क्या बोलते हैं? फॉर्मल लाइंस। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नहीं होता। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जैसे ये चेयरमैन तो है लेकिन ये इसका फ्रेंड है, सपोज फ्रेंड है, ये इकट्ठे स्कूल में पढ़े हुए हैं, आज वो एक स्कूल का मालिक बन गया और वो उसी स्कूल में वो है, कहेंगे अरे तू, हम तो इकट्ठे बैठ के चाय पीते थे, तेरे को याद है कॉलेज में हम इकट्ठे पढ़े, अरे हाँ यार तू इतने बड़े स्कूल का मालिक बन गया, वो कहता हाँ यार फिर क्या मालिक बन गया, दोस्त तो दोस्त होते हैं, आजा हम लोग मिलते हैं। तो वो लोग क्या करें कि शाम को बैठे रेस्टोरेंट के अंदर और चाय पी रहे हैं, या स्कूल की कैंटीन में ही, कहीं और नहीं, स्कूल की कैंटीन में ही वो लोग चाय पी रहे हैं इकट्ठे बैठ के। देखो फॉर्मल लाइंस पर तो ये अलाउड नहीं है कि वो इकट्ठे बैठ के इस तरह से चाय पिए, पर क्योंकि उनका इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी है इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं एक साथ, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस, फॉर्मल में क्या होता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बड़ा इजी है, क्योंकि म्यूचुअल आपस में रिलेशनशिप क्या पहले से ही पता है, कौन किसका बॉस है सब पता है। फिर हर एक मेंबर को अपना रोल क्लियर है, उसमें कोई डाउट डाउट नहीं है, सबकी ड्यूटीज पहले से ही पता है, तो एक काम बार बार नहीं होता। फिर यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन रहती है, हर व्यक्ति का कौन बॉस है ये पता है, यूनिटी ऑफ कमांड किया था ना हमने सेकंड चैप्टर में, एक व्यक्ति से सारा कुछ कमांड्स मिलना, उसको यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं। उसके बाद क्या है, गोल की अकम्प्लिशमेंट इजीली हो जाती है, कैसे हो जाती है, बाय प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड एंड इंश्योरिंग दैट ईच एम्प्लॉय नोज द रोल ही हैज टू प्ले। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करते हो, पहले से ही सबको अपनी जॉब्स बता के रखते हो, तो इससे अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स इजी हो जाती है। ये मैं आपको बता दूं, पूरे चैप्टर का सबसे मेहनत से याद करने वाला ये चार चीजें हैं, फंक्शनल डिविजनल एडवांटेजेस और उनके डिसएडवांटेजेस, ये पूरे चैप्टर में आपकी सबसे ज्यादा मेहनत लेगा। तो आज पूरी मेहनत कर दो इसके ऊपर, लगे रहो, बस टाइम नहीं वेस्ट करना है इधर उधर। उसके बाद इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज बिकॉज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी फेयरली प्रेडिक्टेड। वो कहते हैं कि पहले अगर आप किसी एम्प्लॉय से कोई बात करने चाह रहे हो, पहले से आपको पता होगा उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो यही कहेगा यस सर, ये थोड़ा कहेगा ओए तूने मेरे को ऐसी बात कैसे कह दी, ये थोड़ा कहेगा, वो कहेगा यस सर। आपको पता है वो यस सर कहेगा, क्यों? क्योंकि फॉर्मल लाइंस है जी, वो कुछ नहीं कह सकता, उसकी नौकरी है, वो क्या कहेगा। सो दिस इज बिकॉज बिहेवियर ऑफ ईच एम्प्लॉइज of all employees can be fairly predicted since there are specific rules to guide them, पहले से रूल्स बने हुए हैं। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्या? प्रोसीजरल डिलेज, अभी मैंने आपको बताया ना, उसको चेयरमैन से बात करनी है तो उसको कितने चैनल्स के थ्रू जाना पड़ेगा, और देन वाइस वर्सा, फिर वापस 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 वापस, तो कितना टाइम बाद बेचारे को वो कहेगा अब मैंने बात ही नहीं करनी, मेरा तो काम ही पूरा हो गया। ओके, उसके बाद क्या है अगला, poor organization practices may not provide adequate recognition to the creative talents। अब क्या होता है कि कोई कुछ नया करना चाहता है लेकिन फॉर्मली वो अलाउड ही नहीं है, कोई कुछ नया करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेकिन फॉर्मली वो अलाउड ही नहीं, अगर वो फॉर्मली अलाउड ही नहीं है तो वो कर ही नहीं सकता। तो इससे क्या होगा, एक क्रिएटिव टैलेंट मर जाएगा, क्योंकि रिजिडनेस आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद है फॉर्मल लाइंस ह्यूमन रिलेशनशिप्स को नहीं समझता, वो ये नहीं समझता कि ये एक ह्यूमन बीइंग है, वो क्या कहता है, ही इज जस्ट माई एम्प्लॉई, तो वो एक ह्यूमन रिलेशनशिप को इग्नोर कर देता है, ये एक बहुत बड़ी इसमें कमी है। अब इनफॉर्मल भी मैं आपको समझा चुका हूं, जहां पर कैसे सोशल रिलेशनशिप से, मैंने बताया ना वो बचपन के फ्रेंड निकले, ये बचपन का फ्रेंड निकलना उनका सोशल रिलेशनशिप है। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करते हैं, भाई एडवांटेजेस इनफॉर्मल के भी होते हैं, हाँ जी बिल्कुल होते हैं। क्यों? अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन
फैलानी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और आप चाहते हो फटाफट फैल जाए, तो बस एक के कान में बोल दो और इनफॉर्मली वो सब जगह पहुंच जाएगी और आपको क्विक फीडबैक भी मिल जाएगा। दूसरा, सोशल नीड्स लोगों की पूरी होंगी। देखो जॉब करने जब हम कहीं जाएंगे और वहां पर हमारे लाइक माइंडेड लोग ही नहीं होंगे, हम वहां पर टिकेंगे कैसे? ठीक है ना? तो हमें अपने जैसे लोग भी चाहिए जो हमें मोटिवेट करें, आगे लेके जाएं। तो फॉर्मल लाइंस पे तो आप एक दूसरे से कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंडली बात आप कहाँ कर सकते हो? कैंटीन में अगर आप फ्रेंड्स बन जाते हो वहां पर। उसके बाद इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय कंपनसेटिंग। हाँ, जो भी कमियां फॉर्मल में रह जाती हैं वो इनफॉर्मल में पूरी हो जाती हैं। अब डिसएडवांटेजेस की भी, इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं? फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? रूमर्स। रूमर्स यानी कि नहीं, उधर पीछे रख दी, बाहर ही रख दो ना, अगले बात देख लेंगे। रूमर यानी अफवाह, अफवाह फैल जाए। अफवाह जब फैलती है उसको क्या बोलते हैं? रूमर्स बोलते हैं। तो हो सकता है कि कोई ऐसी अफवाह फैल जाए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ चली जाए। दूसरा, कई बार आप क्या करते हो, आप कुछ लागू करना चाहते हो और इनफॉर्मली आपकी जो लेबर है वो इतनी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है कि आप उस चीज को लागू ही नहीं कर पाते, वो रेजिस्ट करते हैं, उस चीज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो आपके कई डिसीजंस फिर फॉलो नहीं हो पाते। और एक चीज क्या होती है, जब एक बंदा, मैं हूं, मैं चाहता हूं कि यार नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका जो पूरा ग्रुप है वो एक तरफ हो जाए, तो आपको उनका साथ देना ही पड़ेगा। अब जब आप उनका साथ दोगे तो ऑर्गेनाइजेशन उसमें सफर कर सकती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों के अच्छे से कर लेना। इसके बाद भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे शाम तक मैसेज कर सकते हो। पर ये आप लर्न करके आना, ये याद रखिएगा आप, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो पूरी देखनी है, आगे कर करके नहीं देखनी। कोई भी पॉइंट ना समझ आए तो मुझे फिर से बता देना। थैंक यू।